1.2 कहता है शेड्यूल 1 का सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पार्टी। रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पार्टी। अब ये रिलेटेड पार्टी क्या होती है, डिस्टिंक्ट पार्टी क्या होती है, इसको वैसे हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे रिलेटेड पार्टी किसी कंपनी ने, ए कंपनी ने बी कंपनी के 25% से ज्यादा होल्ड किया हो, या मेजर कंट्रोल जो है एक पर्सन के पास हो दूसरी कंपनी चलाने का, राइट। तो इस तरीके से जो होती है, जो एक कंपनी दूसरी कंपनी से रिलेट करती है, चाहे उनके पैन अलग अलग हैं, तो ऐसे के कंपनी में ऐसी कंपनी में उनके पैन अलग अलग होंगे, तो ऐसे केसेस में वो रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। ठीक है। और साथ में डिस्टिंक्ट पर्सन कौन से होते हैं, जो सेम पैन के अंदर ही, सेम पैन में ही, जो एक ही पैन में, मान लेते हैं एक एक बंदे की 5 जगह फैक्ट्रीज है, 5 स्टेट्स में फैक्ट्रीज है, तो 5 स्टेट में उसने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ली है, तो सेम पैन में ही उसकी रजिस्ट्रेशन होगी उस 5 फैक्ट्रीज की। तो वो जो है 5 फैक्ट्री जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएंगी अंडर जीएसटी, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगी वो पानी पांचों की पांचों। लेकिन जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी, तो वहां पे एग्रीगेट टर्नओवर किसको कहेंगे, वहां पे पांचों की पांचों यूनिट के जो है टर्नओवर को हम टोटल करेंगे, वो एग्रीगेट टर्नओवर वहां पे लिखा था ना, अंडर द सेम पैन, अंडर द सेम पैन। तो वो जो है पांचों की पांचों एंटिटी क्या हो गई, वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गई। और रिलेटेड पर्सन क्या हो गई, वहां पे पैन अलग अलग होंगे, लेकिन एक कंपनी का दूसरी कंपनी में मेजर डिसीजन होगा, कंट्रोलिंग डिसीजन होगा, स्टेक ले रखा होगा ज्यादा, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वो अलग अलग होंगी, पैन बेस्ड अलग अलग होंगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग, जहां पे दूसरे पर्सन के दूसरे मतलब पर्सन भी कह सकते हैं हम इनको, तो एक कंपनी के दूसरी कंपनी में हिस्सेदारी होने की वजह से वो सारी रिलेटेड पार्टी की कैटेगरीज में आ जाएंगी। तो यहाँ पे शेड्यूल 1 का पार्ट 2 जो कहता है, वो कहता है जहाँ पे सप्लाई होगी, जहाँ पे सप्लाई होगी, सप्लाई हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जहाँ पे सप्लाई होगी बिटवीन रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसमें कंसिडरेशन कितनी होगी, इसमें कंसिडरेशन कितनी होगी इस ट्रांजेक्शन में, इस ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन 0। शेड्यूल 1 की बात कर रहे हैं, शेड्यूल 1 की चारों, चार दो ये है, दो और अभी हम पढ़ेंगे 3 और 4, ये चारों की चारों में कितनी कंसिडरेशन रहेगी, 0 कंसिडरेशन रहेगी, इसलिए कंसिडरेशन नहीं होगी। वैल्यूएशन रूल से जो है वैल्यू निकाल के वहां से उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, उसको हम वैल्यूएशन रूल्स में कवर करेंगे। अब वैल्यू की बात अभी अब हम दोबारा नहीं करेंगे, मैंने रेफरेंस के लिए जो है पहले एग्जांपल में बता दिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो रिलेटेड पर्सन के बीच में जो माल ट्रांसफर हो रहा है, ब्रांच ने, एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को माल ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे केसेस में भी उसने जो है ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे केसेस पे भी जीएसटी लेवी होना है, चाहे कोई कंसिडरेशन नहीं है तो भी जीएसटी होना है। ठीक है। सेकंड कंडीशन यही बात करती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पार्टी या फिर डिस्टिंक्ट पार्टी। ठीक है, दोनों मतलब समझ आ गया ना, रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पार्टी का, वहां पे इनके बीच में जो ट्रांसफर हो रही है एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। जब हम सेक्शन 25 देखेंगे वहां पे भी डिस्टिंक्ट एंटिटी का, डिस्टिंक्ट पर्सन की जो है वहां पे भी हम डिटेल में डिस्कशन डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। वो कहता है मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन जो जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, रिलेटेड पार्टी मान लो 10 रिलेटेड पार्टी आपस में, इनके बीच में जो ट्रांसफर हो रही है विदाउट कंसिडरेशन 0 वैल्यू पे, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। रिलेटेड पार्टी मतलब सेम पैन के अंदर 5 फैक्ट्री वाले जो हमने एग्जांपल लिया, उन पांचों फैक्ट्री के आपस में जो मूवमेंट हो रही हैं विदाउट कंसिडरेशन, वो भी, उन पे भी हर एक ट्रांसेक्शन पे जीएसटी लगेगा। ठीक है। 2 में आई थिंक दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसको अगर एग्जांपल से भी एक बार क्लियर कर देता हूँ, ताकि माइंड में जो है ना एग्जांपल ही बैठते हैं, एग्जाम क्योंकि इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1 सारे शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसमें बात करी रिलेटेड पार्टीज की, स्टेक बेसिस पे रहेगी, और हमने बात करी डिस्टिंक्ट पार्टी, डिस्टिंक्ट पर्सन की। रिलेटेड पार्टी में हमने 10 अलग अलग रिलेटेड पार्टीज निकाली, एग्जांपल ली, 10 रिलेटेड है आपस में, किसी का किसी में, इसमें इसका स्टेक है, किसी में इसका स्टेक है, इसने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपस में इन्होंने एक दूसरे के ऊपर, किसी के पास किसी का कंट्रोलिंग स्टेट है, डिसीजन मेकिंग स्टेट है,
वो इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं। तो इस तरीके से जो एंटिटीज बन जाएंगी, ये हमारी एंटिटीज बन जाएंगी रिलेटेड पार्टी। इसके डेफिनेशन हम अलग से कवर करेंगे, इसका जब जिक्र आएगा आगे। तो वहां पे इनके ऊपर, इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ये कोई भी इनके बीच में ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो सारी के ऊपर, सबके ऊपर जीएसटी लेवी होगा। इसमें हमने एग्जांपल लिया था वो 5 फैक्ट्री का, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, फैक्ट्री 4, फैक्ट्री 5। सारे जो है ये अंडर अ कॉमन पैन है, एक ही पैन पे ही रजिस्टर्ड होंगे सारे के सारे, सारे के सारे एक ही पैन पे रजिस्टर्ड है, राइट। सबका पैन जो होगा बीच का, सबका जीएसटी अलग अलग जीएसटी नंबर होंगे। मान लो ये एक यूनिट दिल्ली में है, एक यूनिट यूपी में है, एक यूनिट हरियाणा में है, एक असम में लगा दी है एक यूनिट, एक एमपी में लगा दी। सबके जो है जीएसटी नंबर अलग होंगे, इसके 07, फिर इसका पैन आ जाएगा, फिर अलॉटमेंट डिजिट आ जाएगा, इसका जो है जो भी स्टेट कोड है वो, उसके बाद पैन, ऐसे इस तरीके से इनका आ जाएगा। तो ये सारे इनके बीच में मेन जो पर्पस हमें समझने का है वो ये है कि इनके बीच में जोन सी ट्रांजेक्शन होंगी, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है हमारी जीएसटी लेविएबल होंगी एज पर शेड्यूल 1 का पॉइंट नंबर 2। ठीक है, मूव करें थर्ड पॉइंट पे। इसमें किसी को कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन दे रखी है, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। ए ने बी को गिफ्ट दिया, क्या सप्लाई है? गिफ्ट दिया है, गिफ्ट है तो विदाउट कंसिडरेशन ही होगा, गिफ्ट इज विदाउट कंसिडरेशन होगा ना, इसलिए शेड्यूल 1 में इसकी बात कर रहे हैं। ए ने बी को गिफ्ट दिया, मान लेते हैं रिलेटेड पार्टी है, और रिलेटेड पार्टी जब हम पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड पार्टी होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में जो डाला गया है, एक्सेप्शन में डाला गया है कि जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई गिफ्ट देते हैं जिसकी वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50,000 होती है, तो ऐसे केसेस में उसको जो है सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसको जो है सप्लाई नहीं माना जाएगा। अदरवाइज अगर नॉर्मल केसेस में अगर हम पॉइंट 2 के हिसाब से देखें तो क्या उसके ऊपर सब जीएसटी बनता है? एक बिजनेस यूनिट है, एक बिजनेस यूनिट अपने उसने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जब गिफ्ट दिया तो वो रिलेटेड पार्टी हो गई दोनों, और इन द को फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में दिया, और वो जब उसने उसको गिफ्ट दिया तो क्या वो गिफ्ट दिया, वैल्यू कंसिडरेशन कुछ नहीं होगी, लेकिन ये सप्लाई है, ठीक है ना, सप्लाई हुई है। तो ऐसे केसेस में भी वो सप्लाई थी, लेकिन उसमें प्रोवाइजो डाल दिया अगर गिफ्ट जो है एक्सीडिंग 50,000 नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे जो सप्लाई की बात करिए, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहा है वो, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, प्रिंसिपल टू एजेंट। एक कंपनी है, उसने सेल्स एजेंट अपॉइंट करे, उसने सेल्स अपॉइंट एजेंट अपॉइंट करे, उसने कहा तुम जितना माल बेचोगे, जितना माल तुम बेचोगे उस पे 10% तुम्हें जो है पर ट्रांजेक्शन पे जो है आपको कमीशन मिलेगा। XYZ लिमिटेड है कंपनी, ये मान लेते हैं कोई गुड्स बनाती है, कोई भी एग्जांपल ले लो, इसने फर्नीचर बनाती है, इसने कहा, उसने उसको लिस्ट प्राइस दे दिया कि ये फर्नीचर, ये मॉडल्स हैं हमारे पास, और इन इन मॉडल्स के ये प्राइसिंग है। तो इन मॉडल्स, मॉडल नंबर ये है, यहाँ फोटो लगा दी हर मॉडल की, आप ये मॉडल जितने सेल होंगे इस प्राइस के ऊपर आपको 10% जो है पर उसमें कमीशन दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये हो गया प्रिंसिपल, इसने एजेंट अपॉइंट किया, इसने एजेंट अपॉइंट किया। अब प्रिंसिपल अपने एजेंट को जो देगा, क्या इस पे इस ये सप्लाई है? सप्लाई है, सप्लाई तो हो गई ना, मूवमेंट होएगी यहाँ से यहाँ की, सप्लाई हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। क्या अब ये इसने इसको दिया, अब ये आगे कस्टमर को सेल आउट करेगा, जब ये कस्टमर को सेल आउट हो जाएगा तो इसको कमीशन मिल जाएगी, जो कमीशन पार्ट है वो इसकी इनकम हो जाएगी। 10% अगर इसकी कमीशन है तो इसको 10% कमीशन जो मिल जाएगी वो इसकी इनकम है, और ये रजिस्टर्ड होगा तो उसके ऊपर ये जीएसटी लगा देगा।
है ना। ये तो बात की बात हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ से प्रिंसिपल से एजेंट के मूवमेंट की, जब ये इसको फर्नीचर आगे ट्रांसफर करेगा। जब इसको आगे फर्नीचर, अब ये इसने अपने यूज के लिए तो रखना नहीं, इसने जो सेल करना है इसने तो कस्टमर को दे देना है। सप्लाई बेसिकली क्या हुई है, प्रिंसिपल टू एक्चुअल में अगर देखें तो सप्लाई क्या हुई है, प्रिंसिपल टू कस्टमर। ये तो एजेंट है, ये तो अपना पार्ट लेगा, और एक्चुअल जो है प्रिंसिपल टू कस्टमर सप्लाई हुई है। तो ऐसे केसेस में अब हम उसको एग्जांपल से उसमें आते हैं दोबारा, लॉ में क्या कहता है वो, by supply of goods by principal to agent, whether agent undertake to supply such goods on behalf of principal, on behalf of principal। मतलब प्रिंसिपल, अदरवाइज एजेंट अपॉइंट नहीं होता तो क्या करता वो, प्रिंसिपल खुद ही सेल करता, वो खुद तो सेल कर ही रहा होगा, साथ में उसे एजेंट भी अपॉइंट कर दिया। ये जो एजेंट सेल कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो इसको क्या, हम एजेंट को क्या कहेंगे, सेलिंग एजेंट। ठीक है। सेम इसी तरीके से बाय एन एजेंट सप्लाई ऑफ गुड्स, पॉइंट नंबर बी पढ़ रहे हैं अब हम, सप्लाई ऑफ गुड्स में बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है, ये जो था सेल के लिए अपॉइंट किया गया था, ये वाला जो हमने एग्जांपल लिया उसमें जो अपॉइंट किया गया था एजेंट कि आप सेल कराओ। अब जो एजेंट अपॉइंट हुआ है वो इसका वाइसी वर्सा हुआ है, उसको दिया है कि भैया आप मेरे को ये रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, आप मुझे ये रॉ मटेरियल जो है इस रेट पे ये रेट रॉ मटेरियल अवेलेबल करा दो, तो आपको इतने परसेंट मैं कमीशन दे दूंगा, एग्जांपल तौर पे तो वो लीस्ट कॉस्ट अपनी उसको देगा। वो एजेंट क्या करेगा, उसको सर्च करना होगा, ऐसे सप्लायर वो सर्च करेगा कि जहां से वो जो है उस कॉस्ट पे उसको प्रोवाइड करा सके। ये जो एक्स वाई जेड को इस कॉस्ट पे, जो इसने कॉस्ट जो है इसने कहा मेरा रॉ मटेरियल ए बी सी डी ई लगता है और इनकी ये प्राइसिंग है, इनकी ये प्राइसिंग में आप मुझे उपलब्ध करा दो, तो ये मैं आपको 5% कमीशन दूंगा। बेसिकली ये कहता है कि मैं अपनी ये परचेज की हेडेक साइड रखना चाहता हूँ, मुझे सस्ता मिले, सस्ता मिल जाए तो मैं उस पे जो है 5% मैं कॉस्ट भी बेयर करने को रेडी हूँ। ये 5% इसके लिए तो कॉस्ट हो जाएगी ना एक्स वाई जेड के लिए। तो ये कहता है इसने एजेंट अपॉइंट कर दिया, तो इसको, इस एजेंट को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं बाइंग एजेंट। जो ऊपर वाला था वो सेलिंग एजेंट था, सेल करने के लिए अपॉइंट किया गया था। ये अपॉइंट जो करा गया है ये बाइंग करने के लिए एजेंट अपॉइंट किया गया है। ये क्या करेगा, ये एजेंट जो है माल उपलब्ध करा देगा, ऐसे सेलर ऐसे सप्लायर ढूंढेगा जिसके पास ये ए बी सी डी ई जो इसको चाहिए ये बेस्ट रेट में मिल जाए, और ये इसको जो है सप्लाई करा देगा और अपनी कमीशन इसको मिल जाएगी। तो ऐसे दोनों केसेस में जो ये सप्लाई होंगी, जो एजेंट जो सप्लाई ऑफ गुड्स जो हो रही हैं एजेंट टू प्रिंसिपल, या इस तरीके से मूवमेंट भी हो सकती है ना, सप्लायर एजेंट इसने एजेंट ने ढूंढेगा सप्लायर, और सप्लायर जो है एजेंट को ट्रांसफर कर देगा, और एजेंट जो है आगे जिसको चाहिए था एक्स वाई जेड को उसको ट्रांसफर कर देगा। सप्लाई ऑफ गुड्स तो हुई, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, यहाँ पे जो मूवमेंट हुई कौन सी हुई, टू फ्रॉम एजेंट टू प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो इस ये जो मूवमेंट हुई, तो ये जो मूवमेंट हुई यहाँ पे भी इसको भी शेड्यूल 1 में जो है मान लिया जाएगा कि ये जो ये जो सप्लाई हुई है ये भी जो है एक्चुअल सप्लाई है, और यहाँ पे भी कंसिडरेशन 0 होने के बावजूद भी, क्योंकि जब ये तो अपना एजेंट जो 5% कमीशन लेगा ये इसके हिसाब से जो सप्लाई है वो वैल्यू निकल के आएगी। एजेंट के लिए सप्लाई क्या है, इसकी कमीशन पार्ट, इसकी जो इनकम है, इसकी कमीशन पार्ट हो गया ना इसकी इनकम। लेकिन जो यहाँ पे ये जब एजेंट इसको ट्रांसफर करेगा माल, वैल्यू जो माल की होगी, सप्लायर से खरीदेगा, इसको माल आगे ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे तो इसने कुछ नहीं कमाना। मान लो इसने ए की अवेलेबिलिटी करा दी 100 रुपए में, 100 रुपए में ए अवेलेबल इसको मिल गया ऐसा बायर, जो ए जो गुड्स था यहाँ पे इसने यही दिया था ना कि ए जो है 100 रुपए में आप बाय करा दो। अब ए जो है 100 रुपए में इसको मिल गया, इसने सप्लायर ने इसको सप्लायर ने इसको भेज दिया एजेंट के पास 100 रुपए का ए, तो इसने 100 रुपए का ए जो है जब ये आगे ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे ये जो है वैल्यू को भी मान लिया जाएगा कि ये वैल्यू जो है ये भी एज पर शेड्यूल 1 जो है सप्लाई मान ली जाएगी। इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा और इसका जो है क्रेडिट मिल जाएगा
उसको जब ये बिल रेस करेगा वहां पे जो है सेकंड पार्टी को इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे, ये हो गया जो एजेंट अपॉइंट किया, ये हो गया बाइंग एजेंट। ये जो एजेंट अपॉइंट हुआ है ये क्या हुआ है, बाइंग एजेंट अपॉइंट हुआ है। तो दो अलग अलग एजेंट अपॉइंट हुए हैं, तो इस तरीके की मूवमेंट जब होंगी वहां पे भी जो है शेड्यूल 1 की वजह से जीरो कंसिडरेशन पे भी जो है वहां पे उसको मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट में मूव करें। पॉइंट नंबर 4 कहता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अभी ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अभी हमने पहले भी पढ़ा है ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या एग्जांपल लिया था, एग्जांपल रिकॉल कराऊं तो मिस्टर ए इंडिया में था, वो जो है नेटफ्लिक्स की सर्विस ले रहा था, नेटफ्लिक्स की सर्विस उसने 80 रुपए कंसिडरेशन पे करी थी, याद आया? अभी इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला हमने तो ऑलरेडी कवर किया है, कहाँ पे? हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में पार्ट जो है पढ़ा था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, लेकिन वहां पे था विद कंसिडरेशन। दोबारा दिखाता हूं, मेरे ख्याल भूल गए होगे, अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, साथ साथ अगर याद हो रहा है इतना तो बहुत अच्छी बात है, बाकी फिर भी रिकॉल करा देता हूँ। सेक्शन 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है, अब शेड्यूल 1 में आ रहे हैं तो वहां पे कंसिडरेशन नहीं है, सेम केस है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, लेकिन कंसिडरेशन नहीं है। तो अब आगे का दोबारा डिस्कस करते हैं, दोबारा आते हैं शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में पॉइंट नंबर बी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इसको हम याद करने का तरीका अभी शॉर्ट फॉर्म भी हम याद करेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे और उसको, ताकि हमें चारों पॉइंट जो है इसकी याद हो जाए, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी से ये कंफ्यूज मत हो जाना, इसको पॉइंट नंबर इससे लिंक मत कर देना सेकंड से। सेकंड में रिलेटेड पार्टी अलग थी, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर हमने किसी रिलेटेड पार्टी से ली, कोई हमारी रिलेटेड पार्टी बाहर है, यूएस में कोई हमारी, या किसी भी अलग कंट्री का नाम लें, तो वहां पे हमारी जो है हमारी रिलेटेड पार्टी हैं, हम उससे इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले रहे हैं। रिलेटेड पार्टी कैसे, हमने उसका स्टेक, अगर हमने उसका या उसने हमारा स्टेक ले रखा है, इस तरीके से जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे कंट्रोलिंग हम दोनों पार्टी, हाँ, इंडिया की जो पार्टी है और वो जो बाहर की है, दोनों रिलेटेड पार्टी हो गई। तो वहां से अगर हमने उससे कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस ली है, ठीक है, उससे हमने कोई इंपोर्ट सर्विसेज ली हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो किससे ली है, फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट, फ्रॉम एनी एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट ली है तो ऑब्वियसली आउटसाइड इंडिया की बात हो गई। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हमने अपने बिजनेस के लिए उस एंटिटी से, जो कि हमारी रिलेटेड एंटिटी है, जो कि हमारी रिलेटेड पर्सन है, उससे हमने कोई सर्विसेज ली है, फ्री में ले ली, मतलब कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन जीएसटी लगेगा। हम जैसे केसेस में क्या होगा, हमें एज अ इम्पोर्टर, हम एज अ सर्विस रेसिपिएंट हो गए, हम सर्विस रेसिपिएंट हो गए। तो हमने जो ऊपर वाला एग्जांपल लिया था वो ओआईडीआर सर्विसेज का लिया था, हम और भी कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर सकते हैं। सर्विसेज तो कोई भी हो सकती है, इंपोर्ट कोई भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। हमने, अगर वो रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट हो रहा है, तो वहां पे जो रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट हो रहा है, वहां पे जो है हमारा पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएगा। वो पॉइंट नंबर 4 पे उस वैल्यू के ऊपर भी, जो जीरो वैल्यू पे हमने सर्विस इंपोर्ट करी है, उसकी वैल्यूएशन रूल के हिसाब से वैल्यू निकाली जाएगी और उस वैल्यू के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये 4 केसेस ऐसे बनते हैं जहां पे वैल्यू इक्वल टू 0, सेल प्राइस इक्वल टू 0, फिर भी जीएसटी जो है एट द रेट, जो भी उसका रेट बनेगा उसके हिसाब से उस पे जीएसटी लगेगा और गवर्नमेंट को जीएसटी उस पे भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे केस अब हमें पता होने चाहिए, आज के बाद हमें ध्यान हमेशा रहे कि ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे वैल्यू 0 फिर भी जीएसटी की निकल के आ रही है और जीएसटी की वैल्यू निकल के आ रही है। वो कौन से होंगे, ये 4 केस हमारे फॉल कर जाएंगे। अब इसको हमें याद कैसे करना है, ये 4 केस हमें याद रहे, परमानेंट डिस्पोजेबल और सप्लाई बिटवीन द रिलेटेड पार्टी और हमारे का ये जो प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल की मूवमेंट, और ये हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब मैंने जिस तरीके से याद किया है मैं उस तरीके से बताता हूँ, अपना अपना वे है याद करने का। तो हम, मैं इसको पराई
के उस मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है पराई, PRAI, पराई के नाम से इसको याद करता हूँ मैं। तो अपना-अपना वे अगर इससे याद रहे तो इस तरीके से आ सकता है। P मतलब पहला वाला पार्ट जो है परमानेंट डिस्पोजेबल। R जो है हमारा सेकंड पार्ट में रिलेटेड पर्सन के केसेस में यूज़ होता है। थर्ड वाला जो है हमारा एजेंट वाला पॉइंट आ गया, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। फोर्थ हमारा आता है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस। ये हमारी ऐसी 4 पराई ट्रांज़ैक्शन है, ऐसी पराई ट्रांज़ैक्शन है जिस पे भी पराई है इसलिए वैल्यू नहीं है, इसलिए इस पे भी जीएसटी लगेगा। तो इस तरीके से याद किया मैंने, अपना-अपना वे है, जिसको भी याद हो जाए। लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम जिसमें जीएसटी है, उसमें ज़रूर इसको याद करना बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल रेलेवेंस कम आता है। प्रैक्टिकल रेलेवेंस पॉइंट नंबर 1 का जो है कई बार आ जाता है, जहाँ पे कोई अपना बिज़नेस बंद कर रहा है, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे वो अपने एसेट वगैरह सेल कर रहा है या एसेट वगैरह उसने ऐसे ही दे दिए, तो उसके ऊपर भी जो है जीएसटी लगना बनता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे परमानेंट डिस्पोजेबल होना चाहिए, परमानेंट। परमानेंट डिस ट्रांसफर या डिस्पोजेबल ऑफ बिज़नेस एसेट। तो उस वो पॉइंट नंबर 1 पे कवर होगा। एक-एक वर्ड का जो है अपना-अपना मीनिंग है। उस वो चारों वर्ड्स जो मतलब जितने वर्ड्स हैं, वो जब सैटिस्फाइड हो जाएँगे, वो फिर ट्रांज़ैक्शन शेड्यूल 1 में आ जाती हैं। वो फिर उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है। अभी टाइम है तो थोड़ा-सा हम शेड्यूल 2 भी रेफ़र कर लेते हैं, ताकि क्या होगा कि इसके लिंकेज में जो है हम शेड्यूल 2 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शेड्यूल 2 छोटा-सा है। वो सिर्फ़ ये क्लैरिफ़ाई करता है कि कौन-सी ट्रांज़ैक्शन गुड्स कहा जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक बार बात करी थी ना कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये गुड्स में आएगा या सर्विसेज़ में आएगा। जैसे कि वैसे तो जीएसटी में डेफ़िनिशन जो है गुड्स की और सर्विसेज़ की बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करी गई है। हमने लास्ट डिस्कशन में की भी थी कि क्या गुड्स हैं और क्या सर्विसेज़ हैं। लेकिन फिर भी मैं रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है? ताकि हम उसको कोरिलेट कर सकें कि क्या ये तो बात करता है शेड्यूल 2 और शेड्यूल 2 सप्लाई में कहाँ पे बात करता है, पहले मैं वो वहाँ लेके चलता हूँ। वो भी सप्लाई के डेफिनिशन में बात कहता है कि शेड्यूल 2 में जो डेफिनिशन कवर करी गई हैं, वो वहाँ पे उस तरीके से उसका यूज़ होगा। तो हमने शेड्यूल 1 सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 कर लिया। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में वो पॉइंट नंबर 3 पॉइंट मतलब सबसेक्शन सी में शेड्यूल 1 में जो ट्रांज़ैक्शन लिखी गई थी, जो कि हमने जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई पराई, जहाँ पे हमने बात करी पराई में सबसे पहले पी की परमानेंट डिस्पोजेबल ऑफ बिज़नेस एसेट, ठीक है? जहाँ पे आईटीसी अवेल होना ज़रूरी है, तो ही जाके वो उस पे शेड्यूल 1 में कवर होगा। उसके बाद हमने रिलेटेड पर्सन की बात करी, ठीक है? रिलेटेड पर्सन की, जहाँ पे हमने आर की बात करी, यहाँ पे पी की बात करी। उसके बाद हमने जहाँ के प्रिंसिपल एजेंट और एजेंट प्रिंसिपल, वहाँ पे हमने ए की बात करी, पराई की और लास्ट में हमने जो है ओ सॉरी यहाँ पे रिलेटेड पर्सन यहाँ पे है और यहाँ पे जो है सॉरी इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस। तो ये हमारा आर आ गया और ये हमारा आई आ गया। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया ये। लेकिन ये पढ़ाई जो है सीरीज़ में अगर हम शेड्यूल 1 जो कि एक्चुअल में एक्ट में लिखा हुआ है, तो उस तरीके से उसकी PRIA चारों जो हैं इस तरीके से सीरीज़ में। तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस में पहले 2 पार्ट आ जाते हैं हमारे, सेकंड 2 पार्ट है वहाँ पे जो है अदर्स में। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस के अदर्स पार्ट में जो है ये कवर अप हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो रहेंगे वो विदाउट कंसिडरेशन ही रहेंगे। शेड्यूल 1 के तहत इन पे भी जीएसटी लग जाएगा। अब शेड्यूल 1 जो है क्लियर हो जाना चाहिए, फिर भी अगर कोई डाउट होगा पूछ लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में शेड्यूल 2 के बारे में कहाँ लिखा गया है, पहले एक्ट का जो है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए 1 ए इस तरीके के जो सेक्शन होते हैं ना, इस नंबर से ही समझ जाया करो कि ये जो है बाद में जो है इंसर्ट करे गए हैं और इसको जो है एडजस्टमेंट करी गई है। तो ये 1 के बाद 2 के बीच में जो है 1 ए इंसर्ट करा गया और 1 ए कहता है वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूटेड एज सप्लाई इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। सप्लाई कैसे होगी वो एज पर सबसेक्शन 1 के तीनों क्लॉज के हिसाब से जो सप्लाई हो जाएंगी दे शैल बी ट्रीटेड आइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। कोई चीज या तो गुड्स होगी या सर्विस होगी। तो उसके रिगार्डिंग कई आइटम्स में क्लैरिफाई करने के लिए शेड्यूल 2 में कुछ ट्रांजैक्शंस को डाल ही दिया गया ताकि आप वहां पे सीधा-सीधा बता दिया कि ये ट्रांजैक्शन है तो भैया इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेना, इसमें ज़्यादा चेचे-पेपे मत करना। इसके बाद ये ट्रांजैक्शन है तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेना।
जो जो जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है उसको क्लैरिफाई कर दिया गया शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 शुरू करने से पहले मैं गुड्स और सर्विस की डेफिनिशन दोबारा से दिखा देता हूँ, ताकि हमें पॉइंट नंबर 1 में क्या गुड्स थी और क्या सर्विसेज थी वो क्लियर हो जाए। वैसे हम कल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा उसको रेफर करते हैं। तो हमने कल की जो डिस्कशन करी थी, जहाँ पे हमने डेफिनिशंस करी थी, तो यहाँ पे वो मैंने पहले ही खोल लिया था, मुझे लग ही रहा था कि आज हमें डिस्कस दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो कनेक्टिविटी में दिक्कत आएगी। लेकिन देखो मेन पर्पस ये है कि जो हम करते जा रहे हैं वो हमें साथ-साथ जो है समझ में आना चाहिए और वो नोट डाउन होना चाहिए, तो पर्पस है, नहीं तो पर्पस हमारा डिफीट हो रहा है। अभी तो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन बाद में जाके फिर हमारा धीरे-धीरे हमेशा ये सबके साथ होता है कि धीरे-धीरे चीज़ें धुंधली होती जाती हैं, भूलते जाते हैं हम। तो इसलिए अगर रिकॉल करना चाहते हो टाइम टू टाइम, इसको जीएसटी को अपना मेन वो बनाना चाहते हो, तो इसको जितना इसमें नोट करोगे, जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे अच्छा है। जीएसटी की डेफिनिशन हमने सेक्शन 2 क्लॉज़ 52 के अंदर पढ़ी थी, जहाँ पे कहता है गुड्स मीन्स सॉरी गुड्स की डेफिनिशन, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? यहाँ पे हमने बात करी थी कि इसकी एम्बिट जो है इतनी बड़ी उसने कर दी, यहाँ पे उसने लिख दिया एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल का दायरा इतना बड़ा बना दिया था, हमने यहाँ पे उस बात करी थी उस दिन, मूवेबल एवरी काइंड ऑफ मूवेबल। इस पे एक्सेप्शन में क्या डाला था? मनी एंड सिक्योरिटीज़ को बाहर कर दिया था। इसके रिगार्डिंग हमने ये भी बात करी थी, अगर से फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करते हैं तो उसकी एक्सचेंज जो है उसके ऊपर लगेगा, और सिक्योरिटी में जो ब्रोकरेज है उसपे भी लगेगा। हमने चर्चा कर ली थी इसके ऊपर, लेकिन नॉर्मल जो सिक्योरिटी और मनी रहेगी वो जो है गुड्स नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसमें इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, एक एक्शनेबल क्लेम के लिए हमने सबसे पहली डेफिनेशन में चर्चा करी थी। एक्शनेबल क्लेम क्या है? जहाँ पे लिखा था जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जो डेफिनेशन दी गई है एक्शनेबल क्लेम की, वो ही माना जाएगा एक्शनेबल क्लेम यहाँ पे भी। अब शेड्यूल 3 जब 2 के बाद 3 करेंगे, वो दोबारा चर्चा करेंगे एक्शनेबल क्लेम की, क्योंकि यहाँ पे गुड्स इंक्लूड करता है एक्शनेबल क्लेम को भी। गुड्स एक्शनेबल क्लेम को भी गुड्स मान रहे हैं यहाँ पे हम। अभी हम शेड्यूल 3 जहाँ पे हम कहेंगे, बात करेंगे कि जो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, वहाँ पे हम इसकी दोबारा चर्चा करेंगे, वहाँ पे हम इसको लिंक करेंगे। अभी जस्ट मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ डेफिनिशन ऑफ गुड्स, डेफिनिशन ऑफ सर्विसेज मैं रिकॉल करा रहा हूँ। तो गुड्स में हमने देख लिया एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, ठीक है, बहुत बड़ा स्कोप हो गया। और इमूवेबल से रिलेटेड कुछ चीजें और जोड़ दी इसमें, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग अटैच्ड देयर टू, हमने डिस्कस किया था कल। और इसके बाद हमने सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी थी। सर्विस की डेफिनेशन में हम आए थे, तो हमने सर्विस की डेफिनेशन का एम एन ओ पी क्यू आर एस इसमें आएगी, पी क्यू आर, आर के बाद एस। लो जी, सर्विस सेक्शन 2 क्लॉज 102, सर्विस कहता था एनीथिंग, एनीथिंग अदर देन गुड्स। वो कहता था ऊपर गुड्स का स्कोप इतना बड़ा हो गया, एनी काइंड ऑफ मूवेबल, जो हम सोचते थे हमारे लिए गुड्स बन जाता था, ठीक है। कुछ ही एक्सेप्शन बचती थी, मूवेबल प्रॉपर्टी बचती थी। और यहाँ पे सर्विसेज में क्या हम जो भी चीज टच करते हैं वो सारी हमारे को माइंड में आती है, मूवेबल निकल के आ जाती थी, अदर देन इमूवेबल, इनमूवेबल प्रॉपर्टी। और जब हम वो सर्विसेज की डेफिनेशन में आए, उसने कहा गुड्स के अलावा जो आप सोचते हो, जो आप सोचते हो वो सारा रेस्ट जो है उसने सर्विसेज में कवर कर दिया, ठीक है। तो हमने गुड्स और सर्विसेज दोबारा रिकॉल कर ली। यहाँ पे भी मनी और सिक्योरिटी एग्जेम्प्ट थी, मतलब मनी और सिक्योरिटी इज नाइदर गुड्स, वो गुड्स में भी कवर नहीं होता, रेड मार्क था ना वहां पे भी, और यहाँ पे भी रेड मार्क है मनी एंड सिक्योरिटीज में। तो वो ऊपर भी उसमें मनी और सिक्योरिटीज के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। ये हमने जो इंक्लूड्स पार्ट था हमने कल कवर कर लिया था कि अगर एक्सचेंज होगा तो उस कमीशन पार्ट पे, मनी एक्सचेंज के कमीशन पार्ट पे जीएसटी लगेगा, एग्जांपल लिया था 5000 वाला। और ब्रोकरेज के केस में भी जब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर ब्रोकरेज चार्ज करेगा उसके ऊपर भी लगेगा, सिक्योरिटी के ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन उसकी जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर ब्रोकरेज जो लगती है वो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। हमने ये डिस्कशन कर लिया था। अब दोबारा आते हैं अपने पॉइंट पे, शेड्यूल नंबर 2 पे। अब इसका रेफरेंस मैंने दे दिया, जो रेफरेंस था, जहाँ पे पुराना रेफरेंस आ रहा है मैं साथ-साथ लेके चल रहा हूँ, और पुराना जिसने मिस किया उसको हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही हो, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ बीच का मिस मत कीजिए, जो लगातार चल रहा है उसको कहीं भी कोई इश्यू नहीं आएगा। लिंकेज इसमें जीएसटी में बहुत रहती है, पुरानी लिंकेज जैसे-जैसे हम जहाँ-जहाँ चलते जाएँगे लिंकेज होती जाएगी, क्लैरिटी मिलती जाएगी। अब हम थे पॉइंट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए में, जहाँ पे वो कहता है कि या तो कोई गुड्स होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। इसको क्लैरिफाई करने के लिए कुछ ट्रांज़ैक्शन को शेड्यूल 2 में डाला गया। शेड्यूल 2
जो कि मैंने लास्ट में डाला है, उसके लिए दोबारा शेड्यूल 1 के बाद डाला था। इसमें बहुत लंबे अभी हम और भी चैप्टर सेक्शन 7 के साथ ही हम शेड्यूल कर रहे हैं, उसके बाद हम 8, 9, 10 जो है वो आएँगे। यहाँ पे शेड्यूल 2 की बात जब हम करते हैं, शेड्यूल 2 कहता है शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 कहता है एक्टिविटी और ट्रांज़ैक्शन टू बी ट्रीटेड एज़ सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर या तो ये होगा या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। अब कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए लिख ही दिया, क्या-क्या भैया तुम सर्विस मानोगे, क्या-क्या आप गुड्स मानोगे। कहता है ट्रांसफर का केस होगा अगर, पहला पॉइंट में कहता है अगर ट्रांसफर का केस है, तो पॉइंट नंबर 1 में देख लेना। अगर ट्रांसफर ऑफ एनी टाइटल, अगर टाइटल का ट्रांसफर हो रहा हो, टाइटल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो, आप गाड़ी लेने गए, गाड़ी ली, गाड़ी का बिल मिला आपको, उसमें लिखा हुआ है कि ये होंडाई ने गाड़ी सेल करी, इस पर्सन को सेल करी। वो आपके लिए ओनरशिप प्रूफ भी है कि ये इसका टाइटल अब ट्रांसफर हो गया है उस शोरूम से मेरे को। तो जहाँ पे वो हमें इनवॉइस मिल जाता है, हमारे को और इनवॉइस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है ओनरशिप ट्रांसफर का। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो गया, उसकी ओनरशिप प्रूफ है। और अगर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, तो मानेंगे उसको सप्लाई ऑफ गुड्स, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या हम कहें ट्रांसफर ऑफ जो है टाइटल हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स लिख दिया, ठीक है? पार्ट बी में कहता है एनी ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ गुड्स, कोई गुड्स यूज करने के लिए राइट मिल गया। जैसे अब कई बार आपने अगर साइट पे देखा हो या एड्स देखी हो, तो अब फर्नीचर भी हमें किराए पे मिल जाते हैं। कई लोगों की क्या होती है, ट्रांसफरेबल जॉब होती है, आज कहीं दिल्ली में पोस्टिंग है, फिर कहीं और स्टेट में पोस्टिंग हो गई, किसी और स्टेट में पोस्टिंग हो गई। तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो सारा सामान ले, फिर उसको जो है फिर मूवमेंट, फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो सारा सामान जो है ट्रक में लोड करके दूसरे स्टेट में लेके जाए, फिर वो वहाँ से ले दूसरे। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अगर आपने ऑनलाइन भी इसकी एड्स देखी हो, तो वहाँ पे आपको किराए पे जो है चीज़ों को भी मिल जाती है, फर्नीचर, चेयर, ये सारी चीज़ें जो है बेड वगैरह किराए पे मिल जाता है। तो इस तरीके का ये एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ, वहाँ से रिलेट हो रहा था ये एग्जांपल, तो इसलिए एकदम बता दिया मैंने कि एनी राइट इन गुड, अगर उसका राइट हमें मिल रहा है, किसी चीज़ को यूज़ करने का राइट मिल रहा है, हमें ओनरशिप नहीं मिल रही, हमें ओनरशिप नहीं मिल रही उसकी, हमें सिर्फ राइट मिल रहा है उसको यूज़ करने का, हम उसके लिए जो है टाइम टू टाइम उसका रेंट वगैरह देते रहेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पे वो कहता है, उसको हम कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है ना? गुड्स की ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं, सिर्फ राइट मिला। कल को टाइम पीरियड खत्म हो गया, हमारी पोस्टिंग कहीं और हो गई, हम भैया फ़ोन करेंगे कंपनी में, यार अब हमारा हमने अब यूज़ नहीं करना, हमने कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, ये अपना आप सामान जो है ले जाओ। वो आएगा, सामान क्योंकि उसी का है, वो ले जाएगा, उस टाइम से उसका उसके साथ फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा हमारा। तो ऐसे केसेस में उसको जो उस ऐसे केसेस में जो हमारे पास ट्रांसफर हुई, उसको हम कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। बिल कौन रेज़ करेगा? सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी है ना, जो हमें दे रही है रेंट पे, तो वो हमें जो बिल देगी, सप्लाई ऑफ सर्विस का बिल देगी। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए हमने देख लिया फर्नीचर गिवन ऑन लीज़, जो हमने फर्नीचर लीज़ पे लिया इस तरीके से, मतलब साथ-साथ एग्ज़ाम्पल से जो है इसको याद रखेंगे। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले में टाइटल ट्रांसफर हो रहा था, क्योंकि ओनरशिप ही मालिक ही हम हो गए, तो वो हमारे लिए जो है वो हमने गुड्स परचेज कर ली। अगर हम उसको ओनरशिप नहीं है, सिर्फ हम उसकी सर्विस ले रहे हैं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में कहता है एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट, under an agreement which stipulate that the property in goods shall pass at the future date upon the payment of full consideration as agreed is a supply of goods। इसको जब हम अब आके ना इसको समझने के लिए और डिटेल में भी अभी इसकी डिस्कशन इसी शेड्यूल में आके और भी कवर होगा, लेकिन हम टेम्परेरी इसको समझते हैं, जहाँ पे हम सेल एग्रीमेंट साइन करते हैं। हमने कोई फ्लोर लिया, हमने कोई फ्लोर लिया, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, उसकी जो है या कंप्लीट हो जाता है या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो जाती है। इसी शेड्यूल में अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद उस पे जीएसटी नहीं लगता।
उसके बाद जीएसटी नहीं लगता, उसके बाद उस पे क्या लगती है, उसके बाद उस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, उसको हम रजिस्टर कराते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखी होगी ना, कभी किसी ने कोई फ्लोर लिया, उसको रजिस्ट्री कराने गया वो, तो वो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पे होती है। वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पे होती है, लेकिन जब वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो बिफोर कंप्लीशन जो है अगर सेल एग्रीमेंट हुआ, तो ऐसे केस में जो है वहाँ पे वो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, वहाँ उस केस में वो पॉइंट नंबर सी में वहाँ पे वो जो है जीएसटी पे लेवी करेगा और उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। ओनरशिप भी हमारे को ट्रांसफर हो गई, उसका टाइटल भी हमारे को ट्रांसफर हो जाएगा बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बन रही है और हमने सेल एग्रीमेंट साइन हो गया, सेल कंसिडरेशन पे कर दिया, ऐसे केसेस में वो क्या माना जाएगा, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। आप दोबारा एग्जांपल समझते हैं। एनी टाइटल ऑफ गुड्स और सॉरी एनी टाइटल ऑफ एनी गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट, अंडर एन एग्रीमेंट सेल एग्रीमेंट होता है ना कि इतनी कंसिडरेशन, ये फ्लोर ये साइजेस का है, ये इसका एड्रेस है, इसका जो है इतनी कंसिडरेशन जो है इसकी तय हुई है, दोनों पार्टीज के साइन होते हैं, तो विच स्टैबुलेट दैट द प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। अभी तो बनी नहीं है, फ्यूचर डेट में जो है वो उसको मिलेगी, ठीक है ना। एग्रीमेंट लेकिन आज ही हो गया कि भैया जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ऑनरशिप मिल जाएगी, ठीक है। अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन की वैल्यू निकल के आ गई कि ये फ्लोर बाय किया, मान लो 30 लाख रुपए में, उसने फुल वैल्यू उसकी उसमें एग्रीमेंट पे भी लिख दी जाएगी, ये इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, उसको गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, ठीक है। टाइटल के केस में सॉरी ट्रांसफर के केस में जो है पॉइंट नंबर 1 में जो है 3 पॉइंट जो है गवर्नमेंट ने शेड्यूल 1 में सॉरी शेड्यूल 2 में क्लियर कर दिए हैं कि अगर ऐसे-ऐसे केसेस होंगे तो उसको चुप करके आप सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेना, ठीक है। कन्फ्यूजन क्रिएट खुद भी मत करना और हमें भी परेशान मत करना ऐसे-ऐसे केसेस लाके। अब सेकंड पॉइंट में वो कहता है, सेकंड पॉइंट में बात करता है, अगर आपका केस लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो उस केस में देख लेते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग के केस में कौन सा केस जो है सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, कौन सा केस जो है सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। एनी लीज और टेनेंसी और ईजमेंट और लाइसेंस, कोई मकान हम किराए पे ले लेते हैं, कोई मकान हमने किराए पे लिया, हम किराए पे रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पास उसकी ओनरशिप तो है नहीं, हमारे पास उसकी ओनरशिप तो है नहीं, तो जो हमारे को जो जो सप्लाई जो लैंडलॉर्ड है, वो हमें उसकी जो सर्वि उसको क्या माना जाएगा, वो क्या कर रहा है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, क्योंकि सेम ऊपर वाला एग्जांपल फर्नीचर ऑन लीज से इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, हमें राइट्स मिले थे वो फर्नीचर को यूज करने के। ऐसे ही यहाँ पे हमें वो लैंड एंड बिल्डिंग यूज करने के लिए जो है राइट्स मिले हैं, तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। सेकंड पॉइंट में कहता है एनी लीज और लेटिंग आउट, ठीक है, ऑफ अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर द बिजनेस कमर्शियल आइदर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ताकि ये सारे भी, चाहे वो प्रीमिसेस आपका कमर्शियल प्रीमिसेस हो, आपने शॉप जो है लीज पे लेट आउट करी है, आपने इंडस्ट्रियल एरिया में कोई लैंड लेट आउट करी है, या आपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पे कोई चीज लेट आउट करी है, तो वो सारी की सारी जो है वहाँ पे जो है मान ली जाएंगी सप्लाई ऑफ सर्विस। ये दोनों पॉइंट जो है बेसिकली एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं, सप्लाई दोनों के दोनों जो है सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है ट्रीटमेंट ऑफ और प्रोसेस। ये जो बात करता है मेनली जॉब वर्क की बात करता है, लेकिन जॉब वर्क के रिगार्डिंग जो है काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी काफ़ी जगह, क्योंकि जॉब वर्क में जो है कई वैट वगैरह के प्रोविजंस और सर्विस टैक्स के प्रोविजंस जो है जो है दिक्कत क्रिएट करते थे।